हो गया सर स्टार्ट। आइडियल गैस का पढ़ा था सर। किसमें प्रेस कांस्टेंट रहता है, कौन सी ला? सर चार पे था। प्रेशर कौन सी ला में कांस्टेंट रहता है? चार्ल्स लॉ। ठीक है। चार्ल्स में दाब। और किसमें कांस्टेंट रहता है? वॉइस। टेम्परेचर किसमें कांस्टेंट रहता है? वॉइस ला इसमें। और दाब किसमें कांस्टेंट रहता है? चार्ल्स। अगला है गैल्यूसेट। गैल्यूसेट गैल्यूसेट लॉ में क्या था? सबसे पहले कल मैंने बात करी थी चार्ल्स लॉ। चार्ल्स में क्या कांस्टेंट था? प्रेशर। फिर वॉइस लॉ में क्या कांस्टेंट था? टेम्परेचर। गैल्यूसेट लॉ में कांस्टेंट रहता है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या रहता है? क्योंकि PV इक्वल टू क्या होता है? PV इक्वल टू NR, यही तो होता है। अब मुझे बताओ, अगर मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? टेम्परेचर। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? टेम्परेचर। वॉल्यूम यहाँ पर क्या रह गया? कांस्टेंट, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब ये है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं P1 बटे P2 बराबर P1 बटे, ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? टेम्परेचर। ऐसे भी लिख सकते हैं। कहीं अगर ऐसा लिखा हुआ हो, मान लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए जैसे P1 P2 बराबर P2 तब भी कुछ ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकता है। अब अगर अपन लोग ग्राफ की बात करें, एक तरफ ग्राफ है P का और एक तरफ ग्राफ है T। अब बताओ ग्राफ कैसे? तो यहाँ पर क्या है, तो ग्राफ की कुछ नॉलेज तुम याद रखोगे, आगे भी बहुत काम है। ठीक है, ग्राफ की कुछ नॉलेज याद रखनी है। सबसे पहली चीज इधर देखो, ध्यान रखो, कभी भी ग्राफ बनना है दो चीजें, कभी भी ग्राफ दो चीजों में बनना है। अगर कहीं भी जैसे मान लो ये P है और ये क्या है? B। मान P और B ऐसे समझा रहा हूँ, अगर कभी भी P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/B स्क्वायर होगा, 1/1, तो ग्राफ हमेशा ऐसे होगा। हाँ, नीचे अपॉन में होगा, नीचे अपॉन में। अगर कभी भी अगर ये होता 1/B, ओनली B भी होता, तब भी ग्राफ ऐसे नहीं बनता। सेम। हाँ, सिर्फ कर्व में अंतर आ जाता है, हल्का कर्व में अंतर। हाँ, हल्का किस में अंतर आ जाता है? कर्व। कर्व मतलब ढाल। किस में अंतर आ जाता है? ढाल। अगर ध्यान रखो, अगर यही है P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो सीधी रेखा बनती है। क्या बनती है? सीधी रेखा। समझ आ गया? मतलब सर कुछ भी हो सकता है, मतलब ये चीज आपको याद रखनी है बेटा, अगर 1/B स्क्वायर, 1/B स्क्वायर है, तब भी ऐसा ही होगा।
अगर 1/b है तब भी ऐसा ही होगा, ठीक है ऐसे। और लेकिन अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है, तब क्या होगी? सर ये नहीं मतलब P इसकी प्रोपोर्शनल यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है, बट हाँ कुछ भी हो सकता है। मैं एक तो direct- एग्जाम्पल देके आपको बता रहा हूँ, मतलब मैं ये एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर, लेकिन अगर कंडीशन में ऐसे आ गया d², ठीक है, भी सेम होगा, थोड़ा सा ढाल दीजिए। ऐसे बने, सही है, इस टाइप से। हाँ अगर ये आ गया, ये ना बच्चे बहुत कंफ्यूजन होता है ना इन सब चीज़ों में, तो और भी मतलब हाँ ऐसे ऐसे, जैसे ये है, ये किसका है? b² का, ये किसका है? b³ का, ठीक है ऐसे। ऐसे दो बनेंगे। नहीं मैं कह रहा हूँ जैसे b² का ये हो जाएगा p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल d², p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल bq का, BQ और साकड़ा हो गया, मतलब और कम चौड़ा हो गया, ठीक है। मतलब चौड़ाई कम हो जाएगी। हाँ अब जैसे मान लो हैं, और सकरा हो गया, साकड़ा तो बोलते हैं, साकड़ा हो सर गया। जिसकी नंबर ज़्यादा बढ़ेगी तो चौड़ाई कम होगी। चौड़ाई कम हो जाएगी। अब देखो एक बात, जैसे मान लो मैं तुमसे कहा कभी, मैं जैसे तुमसे कहा कल मैंने वो पढ़ाया था मीन फ्री पाथ, यस यस लैम्डा बराबर 1/√2 पाई एट स्क्वायर, 2 पाई एन डी स्क्वायर, यही तो था। अगर मैं कहूँ नंबर ऑफ मोल्स समान हो, एन क्या था? W/R पर यूनिट वैल्यू, ठीक है, मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वैल्यू, अगर वो समान हो, कल बताना लैम्डा बराबर 1/√2 पाई एन डी स्क्वायर। ये था। मैंने कहा अगर एन, ये तो कांस्टेंट है ही, मैंने कहा अगर एन भी कांस्टेंट हो तो लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया? 1/t स्क्वायर। अब तुमसे ग्राफ होता नीचे चार ऑप्शन में, क्या होता? ग्राफ अगर होता एक तरफ लैम्डा और एक तरफ डी, तो कैसा ग्राफ बनता? तो सभी में प्रोपोर्शनल है। सर थोड़ी चौड़ाई ज़्यादा बढ़ेगी नहीं नीचे के। ये ग्राफ कैसा ग्राफ बनता? सर यही आ गया सर, ये वाला। क्या ये सेम आ गया तो आपके ग्राफ कैसा बनता सर जी? नीचे के लिए। बात समझ में आ गई? यस सर। तो ग्राफों को बस तुम्हें ऐसे पहचानना है, बस कुछ चीजें मैंने कहा कुछ टर्मिनोलॉजी याद करो। अब सर मुझे समझाओ कि ये ग्राफ ऐसे ही क्यों बना, तो बेटा ये सारा मैथमेटिक्स का पार्ट है। अब कब तक मैथमेटिक्स पढ़ोगे? पूरी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लो, पूरा इंटीग्रेशन पढ़ लो, पूरा डिफरेंशिएशन पढ़ लो, फिर वैल्यू मिलेगा भी नहीं, ठीक है। तो वही तो मैंने बस तुम्हें ये अपना याद रखना है कि अगर 1/d² है तब भी ऐसा, 1/dq है तब भी ऐसा, 1/d है तब भी ऐसा, ठीक है। चेंजमेंट तो है थोड़ी बहुत ग्राफ में, लेकिन तुम मत याद करो कि क्या सा चेंजमेंट है, बस तुम खाली ऐसा याद करो, बस ऐसा करो। अगर 1/में है तो 1/में है तो, और अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो सीधा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो क्या होगा? सीधा। जैसे यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है p का और ठीक है, तो क्या होगा? सीधी लाइन सीधी। स्ट्रेट। लेकिन अगर यहाँ पर p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t स्क्वायर होता तो कर्व ऊपर की तो तरफ। थोड़ा सा यहाँ से स्टार्ट होगा, ये सर थोड़ा सा कम होगा। टेम्परेचर कांस्टेंट इसमें होता ही नहीं। सर इसको लिखना है। टेम्परेचर कांस्टेंट कौन से नाम होता है? वॉइस, ठीक है। तो ये अब मैं देखो, ये तो मैंने तुम्हें ऐसे ग्राफ नाम बता दिए। अगर मैं इस वाले लाऊंगा, एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, कहीं तो ये मत कहना सर कि p/1/b कहाँ होता है, ये कहाँ होता है, ये मैं एग्जाम्पल दे के बताया हूँ, समझ ठीक है। गए। तो कल को तुमको सर ये कौन सा बात है, नहीं नहीं सर। ठीक है, वो मैं तुम्हें एग्जाम्पल दे के बताया कि ऐसा हो सकता है तो ऐसा हो। अब देखो अगर मैं तुमसे ये कहूँ इधर वॉल्यूम में इधर टेम्परेचर, इसका क्या बताता है? तो सर तो इसमें कांस्टेंट क्या है? सर वॉल्यूम सीधी लाइन हो जाएगी ऊपर की अच्छा, तरफ। जो कांस्टेंट होता है उस पर क्या होती है? सीधी, उस पर क्या होती है? ऐसे ही अगर मैं ग्राफ बना, इधर p और इधर, तो सीधी लाइन अब किस पर रहेगी? सर नीचे सर पे नीचे पे रहेगी। ये सर मतलब जो कांस्टेंट
हल्का सा ये भी एक साइड में लिख लेना और ये हाँ, हो गया हो गया। क्योंकि आप जहाँ भी आपका डंडा आएगा ये खाली बेसिक हो गया। वो बच्चे थे वो उस दिन आई थी जिस दिन कोई नहीं आया अपना कल ही ना आज वो एक आरती हाँ। Again, Dalton's law of partial pressure. सही है सही। नहीं सर ठीक है Partial. C हो गया partial प्रेशर। ठीक, देखो प्रेशर का हो गया, टेम्परेचर का हो गया, वॉल्यूम का हो गया, जहाँ यहाँ पर क्या क्या रहते थे कांस्टेंट। अब हम लोग बात करते हैं पार्शियल और डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। देखो कोई भी एक मेरे पास चैम्बर ले लो, उस चैम्बर में मैंने नॉन इंटरैक्टिंग गैस। अब नॉन इंटरैक्टिंग गैस कौन सी होती है? आइडियल गैसेस। कौन सी होती है? आइडियल गैसेस। और वो कौन सी गैसेस होती है? हाँ, वो लास्ट ऑर्डर में है ना, हेमा में ऐसे करके से जो भी बोलते हैं, ठीक है, अलग अलग रोटेशन है, ठीक है, HE लास्ट में होती है। यस सर यस और ऑर्गन फिर तमाम चीज़ों ये गैसेस आपस में इंटरेक्शन क्यों नहीं करते? क्योंकि इनके जो लास्ट के कोष्टक होते हैं वो पूरी तरीके से तो ये एक दूसरे से इंटरेक्शन नहीं करते। अगर वो ऐसे नॉन इंटरेक्टिंग गैस को फ्री कर देंगे, गैस को फ्री तब इसका जो टोटल प्रेशर होगा, तो टोटल प्रेशर होगा तो इसमें मैं जितनी गैसें भरूंगा, जितनी भी गैसें भरूंगा, तो वो प्रेशर P टोटल P1 P2 जितनी घंटा चला सबका प्रेशर का क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा, सबके प्रेशर का सम। अब हम जानते हैं पीवी इक्वल टू क्या होगा इसका? एनआरटी। तो P बराबर क्या हो जाएगा? एनआरटी बाई बी। अगर मैं यहाँ पर प्रेशर P1 लूंगा, प्रेशर क्या लिया? P,
मैंने कहा जो मैंने पहली गैस भरी इसके अंदर P1 तो उसका मोल्स कितने भरे, मान लो N1, मोल्स कितने भरे, N1, R तो कांस्टेंट है, P1 R कांस्टेंट है, टेम्परेचर उसका कितना मान लिया, T1 टेम्परेचर क्या मान लिया, T1, और वॉल्यूम क्या मान लिया, V2, ऐसे ही अगर मैं P2 लिखना चाहूँ तो N2 R T2 ऐसे लिखते चले जाएंगे। अब जब मैं अगर नेट करूंगा, नेट कितना होगा, नेट तो नेट कितना हो जाएगा, तो सबको जोड़ दिया, तो सबको जब जोड़ोगे तो N1 R T1 बटे B1 plus N2 R T2 बटे B2 V2, ऐसे चलती रहेगी प्लस N3, N R Tn बटे VN, टोटल गैस। ऐसे चलता है। लेकिन ध्यान रखना इसमें वही गैसेस दी गई हैं जो नॉन इंटरैक्टिव गैस है। और नॉन इंटरैक्टिव गैस कौन सी होती है बच्चों, आइडियल गैस, आइडियल गैस। और आइडियल गैस इंटरेक्शन क्यों नहीं करती हैं, क्योंकि उनका जो कोष्ठक है वो पूर्ण रूप से क्या रहता है, फिल, पूरी तरीके से फिल रहता है, तो इसीलिए वो इंटरेक्शन जो इसके बाद जो उन्होंने बोला था कि ये महीना हो जाएगा, इस महीने के बाद में जब भी टेस्ट होगा उस टेस्ट में पूरा 11 की नई थर्मोडायनामिक्स तक उन्होंने खत्म हो जाएगा, शुरू से लेके थर्मोडायनामिक्स तक, ठीक है। ये कहो तो बताओ, मैं कम कर दूँ, ये तो मेरे ऊपर ये ऐसा करेंगे, महीने में 2 टेस्ट होंगे तो हम लोग ऐसा शुरू से लेके रोटेशन मोशन तक, देन आफ्टर रोटेशन मोशन फ्लूइड, वो फ्लूइड का थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। तो आपको जो टेस्ट की तैयारी करनी थी वो रोटेशन मोशन तक तैयारी स्टार्ट, ठीक। और जो पेपर का वो होगा, मैंने ग्रुप में भेजा दिया, उसी टाइप से पेपर होता है। कैसा पेपर होता है, हाँ पेपर ऐसे जैसे मैंने भेजा, एक साइड में इंग्लिश, एक साइड में इंग्लिश का, एक साइड इंग्लिश रहती है और एक तरफ हिंदी। सही है। OMR सीट फिल करने को रहती है, आराम से OMR सीट फिल करो, OMR दे दो और सब बस डेट आते ही जब शेड्यूल आएगा, नया शेड्यूल, उस शेड्यूल में मेंशन होगा, सैटरडे को होगा, सैटरडे टाइम चेंज नहीं होगा, फर्स्ट सैटरडे। टाइम मैं चेंज नहीं करूँगा, आप लोग चेंज करवाओगे, ठीक है। चलिए जो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ग्राम्स लॉ ऑफ, इसमें है किताब, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ग्राम्स लॉ ऑफ, ग्राम्स लॉ ऑफ क्या, डिफ्यूजन,
ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। अच्छा एक बार बताओ, सबसे ज़्यादा तेज उड़ता कोई है, जैसे मान लीजिए हम लोग पेट्रोल है, पेट्रोल तेजी से उड़ता है, ठीक है, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है। तो किसी भी चीज़ की उड़ने की पावर, डिफ्यूजन होने की पावर किस पर डिपेंड करती है? डेंसिटी। किस पर डिपेंड करेगी? डेंसिटी। जिसकी डेंसिटी जितनी कम वो उतनी तेज होगी। तो ये कहता है कि जो डिफ्यूजन का रेट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/√डेंसिटी। 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 अच्छा डेंसिटी पता है ना लोगों को? डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसने कहा जो रेट है डिफ्यूजन का, आर क्या है? रेट ऑफ डिफ्यूजन। आर क्या है? रेट ऑफ डिफ्यूजन। रेट ऑफ डिफ्यूजन। अच्छा सर ये रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है? उड़ने की दर। रेट का मतलब होता है पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम कि कोई भी चीज कितनी तेजी से उड़ रही है, ये कितनी तेजी से डिफ्यूजन हो रही है, कितनी तेजी से खत्म हो रही है, ठीक है। जो रेट है वही कहलाता है रेट ऑफ डिफ्यूजन। और रो क्या है हमारी? डेंसिटी। किसी भी चीज ये है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ। कैसे? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो R1 बटे R1 को क्या लिखेंगे? 1/√ρ1 बटे 1/√ρ2। अब जब ये ρ2 ऊपर जाएगा तो पूरे में आ जाएगा √ρ2 बटे ρ2। √ρ2 बटे ρ। तो जो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है वो कहता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √डेंसिटी। इसके डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। जो भी चीज जितनी ज़्यादा हल्की होगी तो उतनी तेजी से उड़ेगी। बहुत थ्योरी है इसमें, ठीक। और वान डर वाल्स इक्वेशन, वान डर वाल्स इक्वेशन। वान डर वाल इक्वेशन पता है? ये भी एक साइंटिस्ट को वान डर वाल। यस। वान डर वाल देखो ये भी एक नंबर के नकल है। कैसे? वान डर वाल इक्वेशन कैसे? ये देखिए यस। क्वेश्चन देखो वान डर वाल इक्वेशन में क्या है, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बताएंगे कौन सा क्वेश्चन पूछा। वान डर वाल इक्वेशन में ये कहा गया, हम लोग जानते थे आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? PV + LRT। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? बोलो PV + LRT बराबर NRT। ये तुम बोले P क्या होता है? प्रेशर। B क्या होता है? वॉल्यूम। B क्या होता है? प्रेशर। और B होता है पावर। ये आइडियल गैस इक्वेशन उस समय चुपचाप सभी लोग यूज कर रहे थे, लेकिन बीच में आ गए अपने वान डर वाल। अब वान डर वाल क्या? वान डर वाल बोले ये इक्वेशन गलत है, ठीक है, ये इक्वेशन यूज कर रहे हो, ये इक्वेशन गलत है ना। अब बोले कैसे गलत है? बोले देखो कोई भी बर्तन है, जरा सोचिए, कोई बर्तन P क्या होता है? प्रेशर कब जनरेट? प्रेशर कब जनरेट होता है? जो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं। अरे प्रेशर कब जनरेट होता है? अभी तुम ऐसे ही, मैं अभी ऐसे आराम से कोई दिक्कत नहीं। अब इधर से कोई
कहीं का प्रेशर मालूम, तुम्हारा पिल्लू पंप वाला नहीं, वो मशीनें नहीं आती है वो वाली, अरे नहीं वो अग्निशमन यंत्र, बहुत प्रेशर होगा। ठीक है, तो वो मान तो तुम्हारे ऊपर प्रेशर लगेगा, फोर्स लगेगा, यस सर। ठीक है। और प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इन्होंने कहा कि कौन सा प्रेशर मेजर करना है, तो आइडियल गैस इक्वेशन में जो प्रेशर मेजर किया गया था वो प्रेशर भले ये आ रहा है, टकरा रहा है, ये टकरा रहा है, नहीं टकरा रहा है आपस में? देखो जब ये टकराएंगे तो एक प्रेशर जनरेट होगा, बॉल मान लो भाई पानी बहुत तेजी से आ रहा है तो हमारे ऊपर टकरा रहा है तो हमें लग रहा है यहाँ प्रेशर है, लेकिन मुझे बताओ क्या तो ये सन की लाइट जो मेरे ऊपर पड़ रही है ये प्रेशर नहीं डाल रही, ये भी डाल रही है, लेकिन ये इतना कम है कि हम लोगों को पता ही नहीं, सही है। प्रेशर तो है, तो ऐसे ही जो मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं, आपस में टकराते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, दीवार से जब ये टकराए तो एक प्रेशर जनरेट होता है, ये वाला प्रेशर क्या था, पी। बालून क्या था, इस बर्तन का बालून, बी। इस बालून बर्तन का वॉल्यूम, ठीक है ये था। लेकिन ये बोले प्रेशर सिर्फ यही वाला नहीं, इस बर्तन में सिर्फ यही प्रेशर नहीं कि दीवार से टकराना है, ये मॉलिक्यूल्स भी तो आपस में टकरा रहे हैं, यस सर। वो भी प्रेशर, वो भी तो प्रेशर है, यस सर। मॉलिक्यूल्स भी तो आपस में टकरा रहे हैं, बोले वो प्रेशर तुमने जोड़ा ही नहीं, उसको भी ऐड करना। सही है। तो इन्होंने क्या किया, वो प्रेशर को भी जोड़ा, और बालून बोले बालून तुमने कितना लिया है, बी। वो कौन सा बालून भी है, जो बर्तन और बोले यहाँ पर कौन सा बालून है, बोले बर्तन का, बोले बर्तन का कौन सा बालून लिया तुमने, जिसमें मॉलिक्यूल्स, जिसमें गैस के मॉलिक्यूल्स ट्रेवल कर रहे हैं, वही तो लिया है। यस सर। इन्होंने कहा गैस के मॉलिक्यूल्स पूरे बर्तन बी में ट्रेवल नहीं कर रहे, बी से कुछ कम में ट्रेवल कर रहे, बोले क्यों, बोले क्योंकि अगर तुम सारे मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा कर दोगे तो ये भी तो कुछ ना कुछ बालून घेर रहे हैं, और जो को बालून घेर रहे हैं, छोटा सा जो भी बालून घेरा हुआ है उसमें थोड़ी ना वो ट्रेवल कर रहे हैं, भाई जगह कितनी खाली है, अब मैं यहाँ हूँ इस कमरे में कितनी जगह खाली है, तो तुम सब लोगों ने जो जगह घेरी है ये तो भर गई भाई, माइनस करते हैं, ये तो भर गई, इनको माइनस करना पड़ेगा तभी तो जगह बचेगी। तो इन्होंने कहा भाई साहब बालून भी कम है, तो ये बोले प्रेशर तो है ज्यादा, प्रेशर तो है ज्यादा, लेकिन बालून कम है, बालून कम है। तो इन्होंने इक्वेशन बनाई और उन्होंने कहा कितना होता है, फर्स्ट में खाली इक्वेशन याद करो, P प्लस AN स्क्वायर बटे B स्क्वायर, बोले प्रेशर इतना जाता है, और बालून NB बोले ये, बोले प्रेशर कितना जाता है, बोले इतना, बोले बालून कितना कम है, बोले जहां ए और बी क्या है, वांडर बालून, ए और बी क्या है, वांडर बालून, और इनकी कोई वैल्यू नहीं पता है, ए और बी ए और बी है वांडर बालून कांस्टेंट, ये अलग से ला के रख दी। हाँ। और बेटा एन क्या है, नंबर ऑफ वॉल्स, नंबर ऑफ, सही है, एन क्या होगी, नंबर ऑफ मूव्स। तो बस तुम्हें इतना याद रखना है। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछा, क्वेश्चन नीट में क्या करेगा, वो ये कह देगा, उसने कोई भी एक क्वेश्चन दे दी इस टाइप से, उसने यहाँ पर खाली कर दिया, आधा कर दिया। ठीक है। अब तुमसे पूछेगा बताओ यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो तुम्हें पता होना चाहिए ए एन स्क्वायर अपॉन इस टाइप से भी सर आते हैं। इसी तरह इस साल से 2 साल पहले एक उसका ऐसे क्वेश्चन आया था, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन, एक परमाणु फिजन होता है, फ्यूजन होता है, उसमें यूरेनियम 235 जब टूटता है तो ये 2 बनते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए, तो ऐसे इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए, ठीक। अब बताओ, जैसे कुछ किताबों में ऐसा भी दिया है, क्या उन्होंने n बराबर क्या मान लिया, अगर n बराबर कितना मोल मान लूं, अगर मैं n बराबर 1 मोल ले लूं तब क्या हो जाएगा, P प्लस n तो 1 हो गया, तो क्या बचा, A बटे
डायमेंशन। ये तो मतलब आइडियल गैस वाली तो फेल हो गई ना, इसको नहीं मतलब याद करना। हाँ, लेकिन हम यूज सब यही करते हैं, ठीक है, फेल तो हो गए लेकिन यूज सब इसको ही करते हैं, ठीक ये। अच्छा एक बार बताओ, तुम सब लोगों ने पढ़ाई है, मुझे बताओ डायमेंशन ऑफ ए एंड बी इन वांडर वाल्स। अब तुम कहोगे सर पढ़ा था मैंने, इस पर पहुंचा, इस पे क्वेश्चन पढ़ो। डायमेंशन ऑफ ए एंड बी इन वंडर वाल्स। क्या है? क्या डायमेंशन। डायमेंशन बतानी है, डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। डायमेंशन की मीनिंग क्या होती है? डिमांड, ठीक है। डायमेंशन बतानी है तुम्हें इसकी ए और बी की वान डेर वाल इक्वेशन। वान डेर वाल डायमेंशन बतानी है, डायमेंशन मतलब -1 t-2 3 ऐसे करके। अभी डायमेंशन क्या होता था, एक बोल डायमेंशन क्या था, मतलब जैसे होता नहीं है ml स्क्वायर d स्क्वायर, मगर इस टाइप से इसमें से क्वेश्चन उठा के वही पूछे, ठीक है, ठीक है। ये नोट डाउन करेंगे। अब देखो डायमेंशन, जैसे मैंने तुमसे कहा, मान लो आपके घर वालों ने आपकी दुकान पर भेजा, ठीक है। अब आप दुकान पे जाके तुमने कोई चीज़ लेनी है और किसी भी चीज़ को लेना है, आप ये कहो कि 2 किलोग्राम चीनी में ऐड कर दो 2 किलोग्राम। अच्छा किलोग्राम में तेल मिलता है ना? मिलता है लीटर में होता है, देखा है किलोग्राम में तेल मिलता है ना, शीशे सब पता नहीं, लेकिन मैंने देखा है तो दुकान में तो जाते हैं कहते हैं इसमें किलोग्राम में 1 किलो तेल। हाँ वो तोलता है। जैसे मैं तुमसे ये कहूँ बेटा, किलोमीटर में क्या तुम लीटर जोड़ सकते हो? किलोमीटर में लीटर नहीं जोड़ सकते। अरे किलोमीटर में लीटर कैसे जोड़ दोगे? नहीं जोड़ सकते। ऐसे ही मैंने कहा लीटर में किलोग्राम जोड़ सकते हो, लेकिन किलोमीटर में मीटर जोड़ सकते हो, सही है। लीटर में मिलीलीटर जोड़ सकते हो, ऐसे ही किलोग्राम में ग्राम जोड़ सकते हो। मैंने कहा कोई भी चीज जुड़ती और घटती तभी है जब वो सेम डायमेंशन है, जब वो अदरवाइज नहीं जुड़ेगी घटेगी, जुड़ेगी या घटेगी तभी जुड़ेगी घटेगी जब डायमेंशन सेम है, जब डायमेंशन सेम। अब जरा इस चीज पे गौर करना सर, यहाँ पर ये जुड़ा है, जुड़ा नहीं जुड़ा, इसमें ये तभी जुड़ सकता है जब डायमेंशन सेम हो। डायमेंशन क्या होगा? सेम। एंड क्या है? मोल। एंड क्या है? और मोल की कोई यूनिट नहीं होती। अब देखो, अगर मैं तुमसे कहूँ P + A/D, यही तो है सर। ये दोनों जुड़े इसलिए हैं क्योंकि दोनों की डायमेंशन सेम है, तो इसका मतलब जो प्रेशर की डायमेंशन है वही इधर पूरे की डायमेंशन है। सर सेम होती है। जुड़ेगी तब बेटा, कोई भी क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी में तभी जुड़ेगी या घटेगी जब डायमेंशन सेम होगा, अदरवाइज नहीं जुड़ेगी, ठीक है। तो प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है? फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। इसका तो फोर्स की क्या होती है? मैंने कहा फोर्स हट लेना है, ml स्क्वायर t माइनस एरिया क्या होता है? एल स्क्वायर बराबर। देखो इसकी डायमेंशन क्या होगी? बराबर। तो ए है ही है, बी क्या है? वॉल्यूम। और वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट, यानी कि एल की घात 3। अगर मैं देखो
अगर मैं काटूंगा तो एक ही एल तो बचेगा, तो ए बराबर क्या है एम, और एक एल की वहाँ इधर हुई ये डायमेंशन काफी बार पूछा। तो वांडर वाल्व से ऐसे क्वेश्चन, अब उसने पूछ लिया बताओ बी की डायमेंशन क्या होगी, तो अब बी माइनस बी है भैया बताया कब बन सकता है, जब ये डायमेंशन और ये डायमेंशन क्या हो बराबर, बी क्या है वॉल्यूम, बी क्या है और वॉल्यूम की डायमेंशन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई एल की पावर 3 वही डायमेंशन। सर ये एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया ना? हाँ बेटा नहीं एल स्क्वायर से कटा है तो एक एल बचा है यहाँ ये क्यों, सर आपने 3 लिखा ना एल क्यू, तो बेटा एल यहाँ एक एल बचा उसकी जगह थोड़ा अच्छा तब हुआ। तब एल, ठीक है ये सब डायमेंशन का पार्ट था, वो मैंने तुम्हें बता दिया, बता दिया खाली। चलो आगे कौन सा बचा, ये जो एम एल वाली डी माइनस एम एल टू टी माइनस हाँ फोर्स क्या होता है, एम एल 1 एम एल टी माइनस 2। अच्छा हाँ एम एल टी माइनस एम एल टी माइनस क्या होता है फोर्स का, एफ बराबर एम क्या होता है एम, ऐसे रिलेशन में क्या होता है एल टी माइनस एम एल टी माइनस एम एल टी माइनस, इसमें कुछ कॉमन याद करना पड़ेगी ना ये डायमेंशन। फोर्स हो गया, फोर्स कुछ डायमेंशन है जो याद एरिया, जल्दी हो जाता प्रेशर। है, क्वेश्चन और क्वेश्चन जल्दी हो जाता है, ठीक है डायमेंशंस के में चैप्टर्स में ये सब याद करना पड़ेगा। ये हो गया। अब देखो नीट किस टाइप के और क्वेश्चंस उठाता है वो मैं सब तुम लोगों को बता रहा हूँ। ये मैंने बता दिया, मैं क्योंकि बताना नहीं चाह रहा था, मैंने कहा चलो बता दें क्योंकि ये डायमेंशन का पार्ट आया ना, ग्राउंड डायमेंशन बिल्कुल है। And number of moves. इसका मतलब होता है अप्रोक्सीमेट, ये ठीक है लगभग लगभग। अब देखो क्वेश्चन ये कहा गया, सबसे पहले मुझे ग्राफ देख के बताओ ये कौन सा ग्राफ है, ये 1/4 स्क्वायर इनवर्स ये वाला इनवर्स सेम ये रहेगा। कौन सा है? इसमें पीवी चेंज हो रहा है और पीवी चेंज हो रहा है सर, अरे दिक्कत क्यों है, देखो पीवी बराबर पीवी चेंज हो रहा है और सर अब वॉल्यूम क्या चेंज नहीं हो रहा है, क्या वॉल्यूम समझना रहा है, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो ये कौन सा हो गया जिसमें वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, गैल्यूसेक। कौन हो गए, अरे गैल्यूसेक कौन सा रहा था, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, कौन सा रहा होता है गैल्यूसेक। अब देखो इसने कहा इसका वॉल्यूम V1 है और इसका वॉल्यूम V2 है। अब सर कैसे, अरे ये दो कैसे हैं, दो कैसे हैं, एक गैस ये है, ये तरफ बनाया, दूसरे गैस हैं, ये बना लेकिन दोनों के मोल्स क्या हैं बराबर, सेम है। दोनों के मोल्स क्या हैं बराबर। उसने कहा बताओ V1 ज्यादा होगा V2, चार ऑप्शन है, और वो तो सेम ही है ना। ठीक है बताना है कौन सा ज्यादा होगा और कौन सा कम होगा। अब तुम कहोगे सर वॉल्यूम तो दोनों में कांस्टेंट रखने चाहिए थे, कांस्टेंट का मतलब ये है कि जितना वॉल्यूम किस गैस का, फर्स्ट गैस का
ये फर्स्ट गैस और ये कौन सी है? सेकेंड। जितना बालून फर्स्ट गैस का यहाँ का उतना ही, वहाँ ऐसे सेकेंड गैस का जितना यहाँ है उतना ही। तो बालून कांस्टेंट हुआ नहीं हुआ? बालून कांस्टेंट है। तो बालून अब देखो कभी भी अगर इस टाइप का ग्राफ का क्वेश्चन आए, कभी भी इस टाइप का ग्राफ, तो सिंपल चीज एक याद रखना, पीवी बराबर एन आर बराबर एन। दूसरा एक लाइन ड्रॉ, स्ट्रेट लाइन, जहां तुम टी पर स्ट्रेट लाइन डालो या पी पर स्ट्रेट लाइन डालो, जैसा पी पे इस पर पी पे पी पर स्ट्रेट लाइन डालो। स्ट्रेट लाइन कब पड़ती है? जब कांस्टेंट होता है। यानी कि इस लाइन पर प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है अब इन लाइनों को यहाँ मिला, नीचे की साइड अब मुझे बताओ, जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगा वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये है, देखो यहाँ पर B1 था तो इसे क्या लिखो? T1 यहाँ B2 है, T2 यहाँ क्या लिखो? T2 लेकिन तुम ये बात जानते हो T1 इज ग्रेटर देन एक T1 यहाँ पर ये हाँ, कैसे? सब ज़्यादा है। क्योंकि आगे जा रहा है ना, क्योंकि आगे जाने से आगे जा रहा है तो T1 ज़्यादा होगा T2 T2 क्योंकि इसमें तो ये टेम्परेचर ही है। कैसे आया? कोई एक स्ट्रेट लाइन डालते हैं, स्ट्रेट लाइन डालते हैं ऐसे डालते हैं। यहाँ B1 था तो यहाँ क्या रख दिया? B2, क्योंकि ये किसे कट कर रहा है? T को। यहाँ B2 था तो क्या कर दिया? B2। अब मुझे पता है आगे जाने पर टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर हो, बालून हो, कुछ भी हो, आगे जाने पर बढ़ेगा। तो 100% T1 इज ग्रेटर देन T2 के। अब जरा सुनो। सर एक बात बताओ, पीवी बराबर क्या होगा? क्या एन दोनों के समान है? आर तो कांस्टेंट होता ही होता है। सर क्यों? आर कांस्टेंट, आर को करेगा कोई कांस्टेंट है ना, 8.314 हमेशा कांस्टेंट है। आर कांस्टेंट किसी में भी हो हमेशा, आर तो कांस्टेंट होता ही होता है। देखो एन तो दोनों में समान थे, हाँ, वो सेम है। आर तो सेम है ही। हाँ, कांस्टेंट इस लाइन पर क्या कांस्टेंट है? प्रेशर। इस लाइन पर तो प्रेशर भी कांस्टेंट है। यस सर, वॉल्यूम भी यानी कि बालून बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। सर बालू बढ़ेगा सबसे पहले वो यहाँ तक आते हैं, तो यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ तक पीवी बराबर एन आर, टी। दोनों के एन समान, यस आर समान। यस सर। और जो मैंने ये लाइन डाली है ये किसकी डाली है? पी प्रेशर तो इसका मतलब प्रेशर, इस पूरी लाइन पर प्रेशर क्या है? कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये हो गया, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ गया? पी टी के। यानी कि अगर टी बड़ा होगा तो बी भी बढ़ेगा और टी कम होगा तो बी भी कम होगा। समझ आ रहा है? हाँ सर। तो यहाँ बताओ क्या ज्यादा है? T1 अगर T1 ज्यादा होगा तो इधर कौन सा ज्यादा होगा? B1 तो ज्यादा होगा। यस सर। T2 कम होगा तो इधर कौन सा कम होगा? B। तो वही हिसाब है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? B1 इज ग्रेटर देन सर आया समझ में। ऐसा ऐसे करना है। बस खाली एक स्ट्रेट लाइन डालने के लिए। सर अगर इस पे टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें तो टेम्परेचर सर कांस्टेंट अगर ये यहाँ से हमने प्रेशर पे लाइन डाली थी, अगर नीचे से डालते तब भी तो सेम ही रहता है ना। हाँ, मैं भी टेम्परेचर भी डाल देता हूँ। सिर्फ आप ये बता दो टेम्परेचर भी डाल देता हूँ। क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन काफी बार पूछे भी हैं।
देखो मैं एक काम करें, Yes. हम सोच रहे हैं मॉडल के लेक्चर डाल देते हैं, तो मॉडल की तरह नहीं यूट्यूब पे डाल देंगे, कुछ नहीं हो पाएगा तो हम वहाँ लेक्चर डाल देंगे। मॉडल देखिए एक दिक्कत है ना, मॉडल फिजिक्स कम से कम 40 नंबर से ऊपर की आती है, कितनी? 40 नंबर से मॉडर्न फिजिक्स 40 नंबर से ऊपर की आती है। अब तक तुमने जितना पढ़ा और मॉडर्न पढ़ा तो सर मत डाल, हाँ यही पढ़ा है। मॉडर्न 15-20 ये क्वेश्चन देखो, टेम्परेचर T1 और T2 बताओ सबसे पहले ये है कौन सा? सर P चेंज हो रहा है, D चेंज हो रहा है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कौन सा होगा? बॉयल्स का कौन सा होगा? सुनना है, यानी कि इस पूरी गैस पर यहाँ पर भी टेम्परेचर T1 था, यहाँ पर भी T1, यहाँ पर भी T1, पूरे में टेम्परेचर क्या है? T1। यहाँ टेम्परेचर क्या है? अब देखो, अभी मैंने यहाँ पर P पर स्ट्रेट लाइन डाली, ठीक है, अब अपन ने वही कहा कि अपन स्ट्रेट लाइन P पर डाली तो दूसरे देखो मैंने क्या किया, अपन करना स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन पर ही, अब इस स्ट्रेट लाइन से जहां मिल रही है दूसरे वाले को मिला दो। मुझे बताओ ये 1 है Yes. तो इसे क्या लेगा? P1। ये 2 है P2। और मैं जानता हूँ P1 इज ग्रेटर देन P2 के। ये ऊपर है तो P1 इज ग्रेटर देन P2। अब जरा सुनो सर, PV बराबर क्या होता है? N सेम, R सेम, Yes sir। और क्या कांस्टेंट है इस लाइन पर? टेम्परेचर, वो वॉल्यूम। इस लाइन पर क्या कांस्टेंट है? वॉल्यूम। वॉल्यूम भी कांस्टेंट है। Yes sir। देखो इस लाइन पर क्या कांस्टेंट है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम भी कांस्टेंट, यानी कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? T के। P बढ़ेगा तो TV बढ़ेगा। और P घटेगा तो T TV। भी घटेगा। इसका मतलब ये है अगर P1 ज्यादा है तो P1 ज्यादा होगा, ज़्यादा होगा और P2 कम है तो T भी कम तो होगा। P2 भी कम होगा, यानी कि क्या होगा? P1 is greater than। ये बात समझ में आई? Yes sir। खुद बताओ, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T के होगा, Yes sir। यानी कि P बढ़ेगा तो T भी T बढ़ेगा, P घटेगा तो तो T भी और घटेगा। P का रिलेशन पता है तो वही रिलेशन किसका होगा? इसी का वही सेम रहेगा। ज़्यादा से कम। अगला है अपन डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री बोलते हैं स्वतंत्रता की कोटि। डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की कोटि। डिग्री ऑफ स्वतंत्रता की कोटि। देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ सर बोलो। डिग्री ऑफ फ्रीडम
हाँ फ्रीडम और थ्री टाइप्स आर थ्री टाइप्स हाँ 3 प्रकार ठीक है। अब मैं बताता हूँ ये जो अब ग्राफ बनना वो बनेगी ना लाइन वो टेबल बनेगी ये याद रखना। अगर ये याद नहीं तो पूरा थर्मोडायनामिक्स पूरा ठीक है। सबसे पहले देखो गैसेस हमारी क्या होती है। एक होता है मोनो एटॉमिक। गैस क्या होती है? मोनो सर मोनो एटॉमिक कौन सी गैस है? जितनी भी आइडियल गैसेस हैं वो सब कैसी हैं? मोनो एटॉमिक। ठीक है। अब आइडियल गैस तुम्हें बताइए कौन सी होती है? ठीक है अभी बताया था HEN मोनो एटॉमिक के बाद आता है डाई एटॉमिक। ठीक है। डाई एटॉमिक के बाद आता है ट्राई एटॉमिक। लेकिन ट्राई एटॉमिक में 2 टाइप है। एक है लीनियर और एक है नॉन लीनियर। ट्राई एटॉमिक और अच्छा ट्राई एटॉमिक को हम लोग पॉली एटॉमिक भी बोलते हैं। पॉली एटॉमिक नॉन लीनियर ठीक है। देखो डाई एटॉमिक मतलब जिसमें 2 एटम है जैसे ऑक्सीजन सर कितनी नाम है ये? नाइट्रोजन हाँ देखो हाँ वही ठीक है। ये क्या है? जैसे HE AR ये क्या है? O2 बहुत सी चीजें हैं जिनमें 2 एटम यहाँ पर कैसे कैसे हैं? सिंगल सिंगल। ट्राइएटॉमिक लीनियर कौन सा होता है? O3 लीनियर नहीं होता। O3 लीनियर नहीं होता। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का शायद ये बनता है हाँ साइंस में आ जाएगा ये। कार्बन डाइऑक्साइड। ये ट्राई एटॉमिक है और कैसा है? ठीक है लीनियर। H2O लीनियर नहीं है नहीं H2O लीनियर नहीं ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? लीनियर। अब ट्राई एटॉमिक में जैसे NH3 लीनियर नहीं है। H2O लीनियर नहीं है ठीक है। ये ज़्यादा एटम और भी हो गए या और भी ज़्यादा है। तो मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, लीनियर और ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर ये तीनों ये प्रकार हो गए। अब इसमें देखना कौन कौन से मोनो एटॉमिक में देखो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो एक होती है ट्रांसलेशनल, एक होती है रोटेशनल और एक होती है वाइब्रेशनल। एक कौन सी होती है? ट्रांसलेशनल एक होता है रोटेशन और एक होती है वाइब्रेशन। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये रोटेशन और ये वाइब्रेशन। अब जरा बात को समझो। देखो सबसे पहले बात तो ये समझो सर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम स्वतंत्रता की कोटि यानी कि जितनी डायरेक्शन है ठीक है। तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ 3 डायरेक्शन है X, Y और Z बस ठीक है। विज्ञान धीरे धीरे 5 पर पहुंच गई, छठी की खोज चल रही है ना। कहाँ पे है? चौथी पाँचवीं सर चौथी और पांचवी चौथी T है, 5वीं ओमेगा है। सर कितनी तो खोज? वैसे कैसे दिखाएगी कैसे? बेटा इस दुनिया में सिर्फ आप लोगों के दिमाग को छोड़ के सब कुछ चल रहा है। सब कुछ चल रहा है। धरती भी चल रही है, सूर्य भी चल रहा है, हम भी चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। सर कितनी खोज होगी तो पढ़ने की। इस दुनिया में हर चीज़ चल रही है ना। तो ये दिशाएं थी जैसे हम लोगों के हिंदू शास्त्र के अनुसार कहते हैं कि रावण को 10 दिशाओं पर 10 दिशा हो गया। 10 ठीक है। अब बाहर में जाके पूछेगी कान पकड़ के पूछेगी कि 10 दिशा बता दे तू, बस मैं मेरा नाम आ जाएगा है ना। तो वही तो दिशा को ध्यान चल रहा है। हम लोगों के कोर्स में सिर्फ 3 दिशा है। 3 दिशा
जैसे मैंने कहा कि जब अपन ड्यूरिंग एजुकेशन IIT में अपन ने सोचा अपन डार्क एनर्जी पर रिसर्च करें, बहुत डार्क एनर्जी। हम लोग बच्चा लोग रहते हैं ना, जब हम बच्चा लोग रहते हैं तो हम लोगों को एस्ट्रोनॉमी के बारे में बहुत इंटरेस्ट होता है, ठीक है। हम सोचते हैं आकाश, ग्रह वगैरह, बहुत अच्छा लगता है कि हाँ भाई स्पेस यान जा रहा है अंतरिक्ष के बारे में। जब अपन ने कैलकुलेशन और वो देखी इक्वेशन, अपन ने कहा मैथडोलॉजी अच्छी है, कोई फायदा नहीं, आराम से घिट्टो और बस दिखा दो ये बन गया, छुट्टी हो गया। कैलकुलेशन उसमें और पता नहीं कौन कौन से सिंबल्स, जिंदगी पहली बार सिंबल्स देख रहे हैं, ऐसे ऐसे डिफरेंशियल इंटीग्रेशन, ऐसी ऐसी कैलकुलेशन होती है कि सुपर कंप्यूटर से, ये वाले कंप्यूटर जो तुम लोग यूज करते हैं, सुपर कंप्यूटर में कैलकुलेशन डाल दो तो पता चली 4 घंटे बाद कैलकुलेशन करके आंसर दे रहा है। 4 घंटे में आप कैलकुलेशन नहीं कर रहा है कंप्यूटर, ऐसी ऐसी कैलकुलेशन हो गया। 4 घंटे में तब तो हो गया। सही, ये सारे कंप्यूटर इसीलिए तो जल्दी जल्दी अपग्रेड करेंगे, जल्दी अपग्रेड करेंगे। पहले जो कंप्यूटर बनाता था वो कैलकुलेशन ही नहीं कर पाता था, टाइम लगाता था। आज भी तुम देख लो, जो कभी रद्दी मोबाइल होंगे ना, तो वो किसी भी प्रोसेसिंग में बहुत टाइम लगाते हैं, किसी पेज को खोलने में टाइम लगा रहे हैं, तो इसीलिए क्योंकि उनकी प्रोसेसर अच्छा नहीं, जो अच्छे होते हैं फटाफट खोल तो भाई छोड़ दिया। हाँ, मैथडोलॉजी अच्छी है, बहुत अच्छी, फिर उस डायरेक्शन में जाने का मन नहीं है। ये हो तो मोनो एटॉमिक डायरेक्शन को बच्चा मैम कहें हम 3 डायरेक्शन में जा सकते हैं। देखो इधर एक्स वाई, ठीक है, सॉरी एक्स वाई और Z, ये 3 डायरेक्शन, 3 डायरेक्शन। अब बताओ कोई एक सिंगल पार्टिकल, एक मक्खी, ठीक है, अब मक्खी कितने डायरेक्शन में जा सकती है? या तो एक्स में जाएगी या वाई में जाएगी, ठीक है, या एक्स वाई में जाएगी या वाई जेड में जाएगी या जेड एक्स, अरे 3 ही डायरेक्शन में जाएगी। तो बेसिकली मोनो एटॉमिक है वो सिर्फ 3 डायरेक्शन में, कितनी डायरेक्शन में जाएगा? 3। रोटेशन, अब मुझे बताओ कोई सिंगल पार्टिकल क्या रोटेशन मारेगा? रोटेशन का मतलब है अपनी जगह पर घूमना, तो वो पार्टिकल ही इतना छोटा होता है, उसका रोटेशन भी क्या होता है? खत्म। रोटेशन क्या होता है? और वैसे तुम्हें पता होगा, रोटेशनल मैंने पढ़ाया था, रोटेशन काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता था 1/2 I/2। और किसी भी चीज़ का अपनी, किसी भी एक एटम का अपनी एक्सिस के थ्रू रोटेशन, अगर उसकी डायमीटर बहुत छोटा है तो I लगभग 0 हो जाता था, नहीं था। रोटेशन का फॉर्मूला क्या था? 1/2 I/2 रोटेशन का नहीं, ठीक है, वो छोड़ो बेटा। एक एटम है, सिंगल एटम, सिंगल एटम क्या रोटेशन मारेगा? कोई रोटेशन ही नहीं करेगा, तो इसका जो रोटेशन होगा वो होगा 0। और वाइब्रेशन तभी होता है जब रोटेशन एट हाई, तो वाइब्रेशन कहाँ होता है? टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, और वाइब्रेशन हाई टेम्परेचर पे होता है। तो चाहे लो टेम्परेचर हो चाहे हाई, अगर सिंगल मॉलिक्यूल्स है तो ना तो वो अपनी जगह पर घूमना पसंद करता है और ना ही वो वाइब्रेट। वाइब्रेट क्या होता है? ऐसा होता नहीं होता, ठंडों में देखो तो वाइब्रेट करोगे। सर ये टेबल बनेगी ना? है हाँ, तो इसका भी क्या होगा? अब आते हैं हम लोग डाई एटॉमिक। डाई एटॉमिक का मतलब क्या है? डाई एटॉमिक का मतलब हो गया 2 वर्ड। डाई एटॉमिक का मतलब हो गया 2। 2 का मतलब देखो, एक ये है, एक एटम ये चिपका हुआ, एक एटम, और बीच में क्या है? बॉन्ड, बीच में बॉन्ड है। अब देखो ये एक्स में भी जा सकता है, एक्स में भी जा सकता है, वाई में भी जा सकता है, और तीनों डायरेक्शन में जा सकता है। इसका मतलब इसमें ट्रांसलेशन कितनी होगी? ट्रांसलेशन कितनी होगी? 3। क्या ये रोटेशन कर सकता है? हाँ, रोटेशन कर सकता है। यस सर, कर सकता है। कैसे रोटेशन कर सकता है? या तो ऐसे रोटेशन करेगा या ऐसे रोटेशन करेगा, एक्स और वाई, और अपनी एक्सिस में, अपनी एक एक्सिस में तो होगा ही रखा हुआ खुद से, तो अपनी एक्सिस में रोटेशन नहीं करता है, तो यहाँ पर रोटेशन होती है 2, रोटेशन होती है 2, और वाइब्रेशन भी होती है 2। सर 2 मतलब 2 कर रहे हैं ना, तब 2 होती है ना, ये फिर मतलब ऐसे कौन? रोटेशन, या रोटेशन। Yes. ये रोटेशन का मतलब ये है कि जैसे मान लो ये ऐसे रखा हुआ है, ये कितनी डायरेक्शन में रोटेशन कर सकता है? या तो इसमें करेगा या इसमें। सर इस वक्त ये डाई एटॉमिक लीनियर है, हाँ सर, तो डाई एटॉमिक हमेशा ही लीनियर होता वैसे लीनियर हो, लीनियर, है। हाँ, 2 एटम है ऐसे ऐसे तो हमेशा ही लीनियर होगी, लीनियर होगी सर। नॉन लीनियर का सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। जैसे बेटा देखो
मैंने कहा एक एटम यहाँ रखा हुआ है, एक यहाँ। अब ये कितनी डायरेक्शन में रोटेशन कर सकता है? या तो ऐसे या ऐसे। और बताओ कौन सा रोटेशन? तीसरी नहीं करेगा ना, बस दो ही तो रोटेशन है, या तो ऐसे या ऐसे। तो रोटेशन कितने हैं? दो। वाइब्रेशन का मतलब क्या है? वाइब्रेशन को मतलब वाइब्रेट करना। तो वाइब्रेट ये कैसे करेगा? ऐसे वाइब्रेट करेगा, ठीक है? या जैसे मान लो अगर ये ऐसे करेगा, या ऐसे वाइब्रेट करेगा, या ऐसे वाइब्रेट करेगा। वाइब्रेट करने का मतलब कांपना, ठीक है? तो कंपन भी कितनी है इसमें? दो। लेकिन ध्यान रखना वाइब्रेशन तभी होगा जब हाई टेम्परेचर हो। अब मैं बात करता हूँ ट्राई एटॉमिक यूनिट। तो ट्राई एटॉमिक यूनिट, अब तीन एटम, एक ये, एक ये, एक ये। तीन एटम हो ये गए, कैसे बात है? इधर इधर और एक, तीन एटम हो गए, ठीक है? ये तीन एटम हो गए। अब या अभी तो ये लीनियर की बात चल रही है ना? अच्छा, लीनियर की बात चल रही है, एक ये, एक ये, एक ये। तो ये कतई तीन एटम हो गए, एक, दो और एक, तीन। तो या तो ये एक्स में जाएगा, या वाई में, या फिर किस में जाएगा? एक ही अब बात आती है रोटेशन। अब बात इसकी आती है रोटेशन। अब ये रोटेशन किस में कर सकता है? देखो, तो तीन मॉलिक्यूल्स हैं। तो मान लो अगर ये ऐसे ऐसे रोटेशन कर रहा है, तो जरूरी थोड़ी है ये भी ऐसे ऐसे रोटेशन करे। ये क्या पता ऐसे ऐसे कर रहा है? यस सर। ठीक है, तो इसकी एक रोटेशन बढ़ जाती है। तो यहाँ पर कितनी हो जाती है? तीन। और यहाँ पर हाई टेम्परेचर पर रहती है, हाई टेम्परेचर कितनी रहेगी? दो। अब ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर के लिए, नॉन लीनियर के लिए तीन और तीन, और ये भी कितनी रहती है? ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर में से, नॉन लीनियर का मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे इस टाइप से एटम होते हैं, इस टाइप से। तो ये तीन डायरेक्शन में रोटेशन, इसका भी रोटेशन होगा तीन डायरेक्शन। अब अगर मैं टोटल करूँ, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, बेटा डिग्री ऑफ फ्रीडम को एफ से डिनोट करें, डिग्री ऑफ फ्रीडम को एफ से डिनोट करें। अब जरा सोचो, अगर मैं कहूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम को मैंने और डिग्री ऑफ फ्रीडम को एफ से डिनोट करें, एक है लो टेम्परेचर और ये क्या हाई टेम्परेचर? और एक है हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर। अब लो टेम्परेचर पर ये जीरो हो जाएगा, लो टेम्परेचर पर ये क्या हो जाएगा? वाइब्रेशन जीरो होगा। कितना बचा? 3 + 0, 3। ये कितना बचा? 3 और 2, 3 और 3, 6। 6। और ये क्या बचा? 3 और 6 3, हो गया। और ये कितना हो जाएगा? हाई पर 3, 3, 2, 5 और 2, 7। 3, 3, 6 और 2, 8, 9, 3, 6 और 3, 9। ऐसे देंगे, ठीक है? होगा क्या? ये है क्या? हैं? इससे होगा क्या सर? वाइब्रेशन, रोटेशन, रोटेशन और ट्रांसलेशन। ये लाइन से उत्तर लिखना। अगर क्वेश्चन में हाई टेम्परेचर नहीं दिया है, अगर क्वेश्चन में हाई टेम्परेचर नहीं दिया है, क्वेश्चन में हाई टेम्परेचर नहीं दिया है,
हाई टेम्परेचर नहीं दिया है तो हाई टेम्परेचर नहीं दिया है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा लो टेम्परेचर की लगाएंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा किसकी लगाएंगे, लो टेम्परेचर, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा लो टेम्परेचर की लगाएंगे, ठीक है। तब डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा लगाते हैं हम लोग लो टेम्परेचर, और हाई टेम्परेचर की कब लगाते हैं, हाँ हाई टेम्परेचर की कब लगाते हैं, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम ठीक। अब तो याद रखना है जब लो टेम्परेचर दिखाएगा तो ये लगेगा और वैसे ये लगेगा। वाइब्रेशन में ये 0 ये 2 2 और ये कौन सा होता है 3। अच्छा ट्राई एटॉमिक लीनियर ये 3 ट्राई एटॉमिक लीनियर ये 2 ट्राई एटॉमिक लीनियर ये 2 ये क्या हो गया 5 और ये क्या हो गया 7 5 और 7 ट्राई एटॉमिक का एक का ऐसा भी तो होगा सीधा लीनियर ये होता नहीं होता है नहीं सर, नहीं होगा सर नहीं होगा। नहीं होगा C2H2 कैसे बनेगा एक C सर सी अब एच नहीं हो पाएगा, नहीं होगा ना। अच्छा ये हो जाएगा। नहीं हो पाएगा ना कार्बन अच्छा सोचा तो एक एग्जाम लो CO2 चल अगला निकालो इंटरनल एनर्जी देखो इंटरनल एनर्जी किसी भी गैस की इंटरनल एनर्जी का जो फार्मूला होता है इंटरनल एनर्जी को हम लोग यू से डिनोट करते हैं और वो होता है NRT बटे दो F को बता दो F क्या है N2O हो जाएगा। इंटरनल एनर्जी का फार्मूला क्या हो जाता है FNRT बटे 2, ठीक है नहीं होगा इंटरनल एनर्जी। अब तुमसे कोई कहे मुझे बताओ अगर तुमसे मैंने कहा किसका आर्गन की इंटरनल एनर्जी क्या होगी, आर्गन की इंटरनल एनर्जी क्या होगी, F ये ऐसा कर दिया है 1 मोल आर्गन की इंटरनल एनर्जी क्या होगी, 1 मोल आर्गन की इंटरनल एनर्जी क्या होगा? अब ये देखो आर्गन है कौन सा, इंटरनल एनर्जी का फार्मूला ये होता है। तो सबसे पहले क्या निकालोगे F कितनी होती है, क्या मैंने इसमें हाई टेम्परेचर दिया और देता तब भी क्या इफेक्ट पड़ जाता, अरे मोनो एटॉमिक के लिए तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता। तो N कितने हो गए, N तो इसमें 1 दिया है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए, N 1 हो गया तो 3RT लगेगा कैसे 3RT बटे, अरे ये किसकी इंटरनल एनर्जी है आर्गन, क्यों आर्गन की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 कितनी आएगी मोनो एटॉमिक के लिए 3, आर्गन कैसा है मोनो एटॉमिक 3, N की जगह 1RT बटे 2 सही है। ऐसे तुमसे गैसेस पूछी जाएंगी तो कितना हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड की 2 मोल के लिए 2 मोल के
2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड की इंटरनल एनर्जी कितनी होगी? ये सर तो कैसे निकालोगे? तो देखो कितने मोल? 2 मोल। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है? 630 कितनी है? क्या मैंने हाई टेम्परेचर दिया? नहीं दिया। एफ की वैल्यू 2 मोल का है तो 2 मोल आरटी बटे 5 दूनी 10 2 5 10 5 तो 8 क्या है? 5 मेरी बात समझ रहे हो? यस मैंने क्या कहा? सर n नंबर ऑफ मोल है ना? गैस की निकाल कितने मोल ली? 2। अगर 1 मोल लेता तो क्या होता? 5 बटे 5/2 आरटी 5/2 आरटी अगर 1 मोल ले जाता तो होगा 2 मोल के हाई टेम्परेचर होता तो क्या लेते? 7 रख देते कितना लेते? 7 हाई टेम्परेचर जैसे क्वेश्चन तो दिया होगा। हाँ मैंने कहा अगर मैंने अभी क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला था हाई टेम्परेचर तो लो लिख दे अगला है ना वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा आंसर पहले क्वेश्चन लिखना कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी calculate the change in internal energy for 3 mole argon gas if 3 Kelvin temperature increased 3 Kelvin टेम्परेचर मैंने टेम्परेचर कितना इंक्रीज कर दिया? 3 केल्विन। 3 तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है? T + 3 चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा? अब सर इंटरनल एनर्जी का तो अभी जो फार्मूला था U बराबर F F nRT एंड RT बटे 2 तो भैया मोल तो कांस्टेंट है। यस सर। अरे तुम गैस को गर्म कर दोगे तब भी तो वही मोल्स रहेंगे। आर भी कांस्टेंट है। यस सर। डिग्री ऑफ फ्रीडम भी सिर्फ टेम्परेचर तो चेंज हो रहा है। तो मैं यहाँ पर डेल्टा यू बराबर क्या कर दूंगा? एफ एन आर डेल्टा टी अपॉन सही है। अब सर एफ क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 3। अरे आर्गन में कितनी होगी? 3। एन कितने हैं? 3 टेम्परेचर कितना चेंज हुआ? 3 अगर ऐसे कहता 273 केल्विन से ठीक है 310 केल्विन हो गया तब भी तो टेम्परेचर डिफरेंस निकालते। ठीक है अब इसमें क्या है 3 डिग्री चेंज हो गया इंक्रीज हो गया यानी कि 3 केल्विन क्या हो गया? इंक्रीज हुआ अपॉन तो क्या है 27 आर बटे 2 किलोवाट बेटा एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। एनर्जी की यूनिट क्या होती है? नहीं रखी इसको फिर से नहीं काटना है। किसको ले लो? इसको हाँ, सब काट दो 13.5 आएगा। मतलब सर वही तो कि हाँ इसी को रहना। काट सकते 13.5 है ठीक है 13.5 काट दो कोई तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी करोगे तो इस टाइप से फार्मूला होगा। सर फॉर्मूला भी रखना अच्छा एक बार बताओ तुम्हारा गैस सिलेंडर जो होता है तो कभी गैस सिलेंडर को
मान लो कि जब खत्म होने वाला होता है तो तुम ऐसे हिलाते हो, जब गैस सिलेंडर देखा है, बताओ उसके अंदर गैस भरी हुई होती है कि पानी? भावना भावना गैस सिलेंडर के अंदर जो एलपीजी गैस सिलेंडर है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, उसके अंदर बताओ गैस भरी होती है कि पानी? सर अगर पानी होता तो उसको गैस क्यों बोलते? ये दोनों भाई हम कह रहे हैं गैस होती है, पानी होना चाहिए। लिक्विड होती है तो गैस उसमें गैस होती है, क्या होती है? लेकिन वो हाई प्रेशर पे होती है। अगर हाई प्रेशर पर किसी भी चीज को रखोगे, किसी भी गैस को, तो वो लिक्विफाइड हो जाता है। लेकिन वो बात अलग है, कोई गैस है वो ज़्यादा प्रेशर मांग रहा है, कोई गैस है वो कम प्रेशर मांग रहा है, ठीक है। अलग अलग प्रेशर का रिक्वायरमेंट है, अलग अलग प्रेशर का रिक्वायरमेंट है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में चेंज हो जाता है। और जैसे ही प्रेशर कम हुआ, नली में आई, वो क्या बन गया? गैस बन गया। वो क्या बन जाता है? गैस, ठीक है। अच्छा, एलपीजी में और एक और बात है, मैंने तुम बताया इससे पहले, ठीक है। एलपीजी में पता है, ये क्वेश्चन मैं कई बार बच्चों को बता देता हूँ, एलपीजी में गंध नहीं होती है, गंध स्मेल, एलपीजी में स्मेल नहीं होती है, एलपीजी गैस में स्मेल नहीं होती है, नहीं। आने के लिए उसमें एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है, एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है। हाँ, एथिल मरकैप्टन एक वो मिलाया जाता है गैस में, क्योंकि अगर नहीं मिलाएंगे और गैस लीक होगी तुम्हें तो पता नहीं लगता, पता नहीं डेली बने है सही। इतने ब्लास्ट हो, पता होने के बाद इतना ब्लास्ट हो रहा है, वो तो नहीं पता होने के बाद तो पता नहीं blast क्या हो रहा हो है। फिर तो किसी को मारना है, किसी को आराम से वो खुद ही माचिस जलाएगा, बच जाएगा, अपने यहाँ भी। वही सिस्टम। तो उसमें एलपीजी में कोई भी गंध नहीं, उसमें मिलाया जाता है एथिल मरकैप्टन, ठीक है। हाँ, जिससे पता, ठीक। अगला है क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल बेटा इसमें देखना, गैसेस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, gases cannot be liquefied at a temperature gases cannot be liquefied above a temperature called critical temperature. और क्रिटिकल टेम्परेचर को बेटा हम टी से अभी बता देंगे है टीसी और टीसी की जो वैल्यू होती है आगे बढ़े 27 आरबी, जहां ए और बी क्या है? वांडर वाल क्या है? बताइए क्रिटिकल टेम्परेचर, ऐसे ही क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल प्रेशर, इसे हम लोग क्रिटिकल प्रेशर है तो
द प्रेशर required to liquefy इसी है इसी क्रिटिकल क्या है क्रिटिकल बता लो बताने यस सुमित सुमित आतिफा बहुत दिन बाद आई सोनूदास श्वनदीप आकाश बाला आरती नवनीत विजय भूपेंद्र छत्रपाल आरशी निशा यस सर नेहा नरेश जितेंद्र हेमंत सचिन सचिनिया है लकी कुशांत आपका नाम कुशांत है अभिषेक और लास्ट देखो बच्चों ऐसा है एक तीन चीजें हैं याद करनी है क्रिटिकल टेम्परेचर क्रिटिकल प्रेशर क्रिटिकल वॉल्यूम ठीक अब मैंने क्रिटिकल टेम्परेचर क्रिटिकल प्रेशर क्रिटिकल वॉल्यूम अब सबसे पहले देखो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है मैंने किसी भी गैस को एक टेम्परेचर दिया किसी भी गैस को एक टेम्परेचर तुम कभी भी एलपीजी गैस निकाल के देखना सिलेंडर गैस बहुत ठंडी है कभी भी
कोई भी तुम परफ्यूम निकाल लो ठंडा होगा, ठीक है, गर्म टेम्परेचर पे रख ही नहीं सकते। मेरी बात, गैसेस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, गैस को लिक्विफाई नहीं किया जा सकता एवर ए टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर से ऊपर, जिस टेम्परेचर से ऊपर, इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। मैंने कहा जैसे मान लो मैंने कोई गैस ली, उसको 15 केल्विन टेम्परेचर दे दिया, 15 केल्विन बहुत कम है। मैंने कहा मान लो मैंने 200 केल्विन टेम्परेचर दे दिया, अगर मैंने उससे ऊपर टेम्परेचर दे दिया तो वो कभी जिंदगी में लिक्विफाई, चाहे तुम कितना ही प्रेशर डालो, कितना ही प्रेशर डालो, तो वो टेम्परेचर जिससे अगर ऊपर टेम्परेचर हो गया तो गैसेस कभी भी लिक्विफाई नहीं होगी। उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल। और क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू होती है 8A/27, ठीक है, 27 आर, ये याद। अब उसके बाद क्या है, क्रिटिकल प्रेशर। क्रिटिकल टेम्परेचर समझ गए, वह मिनिमम टेम्परेचर, अगर उससे एबव टेम्परेचर तुमने दे दिया किसी गैस को तो वो कभी भी जिंदगी में लिक्विफाई नहीं, ठीक है। क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई द गैस, किसी भी गैस को लिक्विफाई करने के लिए, लिक्विड में चेंज करने के लिए जितनी प्रेशर की आवश्यकता होती है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिटिकल प्रेशर। सही है, क्रिटिकल प्रेशर होता है। क्रिटिकल वैल्यू, कोई भी गैस उसका क्रिटिकल टेम्परेचर पे और क्रिटिकल प्रेशर पे, किसी भी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पे जो वॉल्यूम होता है वही क्या कहलाता है, क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर है गैसेस कैन नॉट बी लिक्विफाइड एवर ए टेम्परेचर, ठीक है। एक टेम्परेचर से ऊपर अगर टेम्परेचर पहुंच गया तो वहां पर गैसेस लिक्विफाई नहीं होंगी, उसे बोलेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर। और जिस प्रेशर पर गैस लिक्विफाई हो जाए उसे बोलेंगे क्रिटिकल प्रेशर। और क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पर जिस गैस का जितना वॉल्यूम होगा उसे बोलेंगे क्रिटिकल वॉल्यूम, ठीक है। कई बार ये पूछेंगे कि बताओ क्रिटिकल टेम्परेचर में ये क्या होगा, क्रिटिकल टेम्परेचर बराबर क्या होगा, 8/27 आर। ये क्रिटिकल प्रेशर क्या होगा, क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होगा, डेफिनेशन कभी नहीं पूछी, सर इसी को याद रखिए। ठीक है, हाँ इसी प्रकार, ठीक है। 27 आर, 20 के बाद 3B। बी